पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल रेड बेड्स अपीयर्ड इन द, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेरोजोइक। अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोस्ट्रेटोग्राफिक यूनिट, तो इयन, ईरा और पीरियड जो है वो हमारे जियोक्रोनोलॉजिक यूनिट है, तो हमारा आंसर होगा सिस्टम जो कि क्रोनोस्ट्रेटोग्राफिक यूनिट है। इसके अलावा सीरीज, स्टेज और जोन भी हमारे क्रोनोस्ट्रेटोग्राफिक यूनिट है। अगला प्रॉब्लम है फिलिंग द ब्लैंक्स इज वेल सॉर्टेड सैंडस्टोन कंटेनिंग अप टू 75% क्वार्ट्ज विथ रॉक फ्रेगमेंट्स इन द एक्सेस ऑफ फेल्सपार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रॉब्लम है इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड IGRF इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग रीजनल मैग्नेटिक डाटा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रिमूव द लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का वॉल्यूम होता है नियर अबाउट 55% और पूरे मेंटल का वॉल्यूम होता है 84%, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लोअर मेंटल। अगला प्रॉब्लम है द एस वेव शैडो जोन ऑफ द अर्थ रेंजेस फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन एस वेव के लिए शैडो जोन हो जाएगा 103 डिग्री से 180 डिग्री और पी वेव के लिए होता है 103 डिग्री से 143 डिग्री। अगला प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू एरेस मॉडल ग्रेविटी एनोमलीज फॉर फुल्ली आइसोस्टैटिकली कंपनसेटेड टोपोग्राफी आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इन केस ऑफ फुल्ली आइसोस्टैटिकली कंपनसेटेड टोपोग्राफी जो हमारा बुगर एनोमली होगा वो नेगेटिव होगा और फ्री एयर एनोमली हमेशा बुगर एनोमली का रिवर्स होता है, तो हमारा फ्री एयर एनोमली पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए नेगेटिव बुगर एनोमली एंड फ्री एयर एनोमली पॉजिटिव करेक्ट होगा। अगला प्रॉब्लम है मैच द मेटल्स विथ द लोकेलिटीज ऑफ देयर डिपॉजिट, तो इस केस में जो है जिंक का होता है, जिंक का जो फेमस है वो अगुचा से है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी, केवल जिंक का अगुचा ऑप्शन डी से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम आसानी से जिंक का ऑप्शन डी से जिंक का हम अगुचा से मैच कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन डी हमें मिल जाएगा। अगला प्रॉब्लम है इन अ रीजन गिवन द पैलियोमैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड पैलियोलैटिट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, तो tan I इज इक्वल्स टू 2 tan phi, यानी कि tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ पैलियोलैटिट्यूड, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट डॉटर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, तो ऑप्शन वन के लिए हाफ लाइफ होता है 106 इंटू 10⁹ ईयर। ऑप्शन टू के लिए यानी कि पोटेशियम के लिए 1.25 इंटू 10⁹ ईयर। ऑप्शन थ्री के लिए 48.8 ईयर 48.8 इंटू 10⁹ ईयर और ऑप्शन फोर के लिए 41.6 इंटू 10⁹ ईयर हाफ लाइफ होता है, तो हमारा ऑप्शन ए जिसका हाफ लाइफ 106 इंटू 10⁹ ईयर है करेक्ट होगा।
अगला प्रॉब्लम है इन डिजिटल रिमोट सेंसिंग लैंड वाटर कंट्रास्ट इज बेस्ट आइडेंटिफाइड इन द फिलिंग द ब्लैंक्स वेवलेंथ बैंड। तो इसका ऑप्शन नियर इंफ्रारेड होगा। नियर इंफ्रारेड में हमारा कंट्रास्ट आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। Which one of the following rocks has the highest magnetic susceptibility? तो इसका आंसर होगा गैब्रो। अगला प्रॉब्लम है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी फील्ड रिकॉर्डेड। तो पहला ऑप्शन है वीएलएफ मेथड। वीएलएफ मेथड में क्या होता है कि ये मेजर करता है प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड के बीच के एंगल को। प्राइमरी सेकेंडरी फील्ड के बीच के एंगल को मेजर करता है। दूसरा ऑप्शन है टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ये क्या करता है, ये मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी फील्ड। तीसरा ऑप्शन है एमटी। तो एमटी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को मेजर करता है। चौथा ऑप्शन है टू रम मेथड। टू रम मेथड क्या करता है, ये फेज को मेजर करता है। तो हमारा ऑप्शन बी टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी फील्ड को मेजर करता है, वो करेक्ट होगा। तो अगला प्रॉब्लम है अ वेनर एरे विथ 60 मीटर स्पेसिंग बिटवीन करेंट इलेक्ट्रोड्स is placed over an inhomogeneous ground. If the measured potential difference and current flows in subsurface are 10 millivolt and 5 milliampere respectively, the apparent resistivity will be। तो यहाँ पे गिवन है करंट इलेक्ट्रोड के बीच का स्पेसिंग, यानी कि अगर ए और बी, फिगर में हमारा ए और बी हमारा करंट इलेक्ट्रोड है, तो उसके बीच का स्पेसिंग 60 मीटर गिवन है। तो यहाँ से 3a हो जाएगा 60 मीटर के, तो हमारा a हो जाएगा 20 मीटर। अब आगे क्या दिया हुआ है, a हमारा आ गया 20 मीटर, यानी कि इक्वल स्पेसिंग होती है हमारे वेनर कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रोड के बीच की स्पेसिंग जो होती है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। v दिया हुआ है हमारा, v दिया हुआ है v दिया हुआ है 10 मिलीवोल्ट, और हमारा I यानी कि करंट दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। तो हमारा करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो हमारा अपरेंट रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ वेनर एरे क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल टू 2 पाई ए इंटू डेल वी बाई आई। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 3.14, ए की वैल्यू 20, वी की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 251.2 ओम मीटर।
अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोफिजिकल मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द एक्सप्लोरेशन of a horizontally stratified graphite deposit at the depth of 50 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉगिंग टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल टू डिटेक्ट अ सेली लेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू सैंडस्टोन लेयर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नेचुरल गामा। इसके अलावा सेल्फ पोटेंशियल और कैलिपर लॉक टेक्निक के थ्रू भी हम सेल लेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू सैंडस्टोन लेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी नेचुरल गामा करेक्ट होगा। अगला प्रॉब्लम है इन गोंडवाना लैंड रिकंस्ट्रक्शंस मच ऑफ प्रेजेंट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रॉब्लम है टू वर्टिकली डिपिंग लिम्स ऑफ अ फोल्ड हैविंग परपेंडिकुलर स्ट्राइक्स द फोल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसका हो जाएगा आंसर वर्टिकल फोल्ड। अगला प्रॉब्लम है मैच द क्रिस्टल फॉर्म्स विथ देयर करेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फेसेस। तो ग्रुप 1 में दिया हुआ है क्यूब। तो क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, टेट्राहेड्रन में होते हैं 4, पीनाक्वाइड में होते हैं 2 और डोडेकाहेड्रन में होते हैं 12। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये ग्रुप 2 का तीसरा नंबर है, ये टेट्राहेड्रन ये दूसरा है, पीनाक्वाइड पहला है और डोडेकाहेड्रन चौथा है, यानी कि 3214 3214 यानी कि ऑप्शन बी पी का 3, क्यू का 2, आर का 1 और एस का 4 करेक्ट होगा।
A monochromatic elastic wave of frequency 20 Hz propagate in a medium with average velocity 3 km per second. For zero offset reflection from horizontal reflectors, the thickness of the vertical first Fresnel zone is in filling the blanks meter. So इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो वेलोसिटी की वैल्यू 3000 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज पुट करेंगे तो हमारे वेवलेंथ की वैल्यू 150 मीटर आ जाएगी। और फॉर जीरो ऑफसेट रिफ्लेक्शन फ्रॉम जीरो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर from zero horizontal reflector, the thickness of vertical first Fresnel zone will be lambda by 4, यानी कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाई 4 की कंडीशन में क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 37.5 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो 37.5 मीटर होगा। The following figure shows a seismic reflection experiment above a reflector that dips 45 degree. The P wave velocity in the medium is constant and equal to 2 km per second. The source is kept at the location S and the receiver is kept at the location G. The midpoint between S and G is denoted by M and the depth to the reflector from M is 1 km. The travel time of the primary reflected arrival recorded at the receiver is equal to filling the blanks millisecond. तो इस प्रॉब्लम में गिवन है सोर्स और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, उसको हमने चेंज कर लिया 1 किलोमीटर, उसको हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो वो सिंपली हो जाएगा 1000 मीटर। डिप एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और वेलोसिटी ऑफ पी वेव दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 2000 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम रिकॉर्डेड एट द रिसीवर क्या हो जाएगा TD इक्वल टू 2x साइन थीटा अपॉन v। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1000 मीटर, साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और वेलोसिटी की वैल्यू 2000 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7071 सेकेंड। अगला प्रॉब्लम है गिवन अ सेस्मिक वेवलेट 6-4-2 and reflectivity series R equals to 0, 1, 0. The corresponding seismic trace is, तो जो seismic trace होगा in terms of seismic wavelet and reflectivity series वो इन दोनों टर्म्स का seismic trace इन दोनों टर्म्स का convolution हो जाएगा। तो seismic trace will be, तो सेस्मिक ट्रेस को निकालने के लिए दोनों सीरीज का कन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे। कन्वोल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक सीरीज को हॉरिजॉन्टली लिख लिया हमने और दूसरे सीरीज को वर्टिकली लिख लिया और टर्म बाय टर्म हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरीके से 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। नेक्स्ट स्टेप में 0 से 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0, 0 से -4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0 और 0 से -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0। अगला स्टेप में क्या होगा, हम सारे डायगोनल को सेलेक्ट करके उनका सम फाइंड आउट करेंगे और इसकी शुरुआत नीचे सबसे नीचे वाले डायगोनल से करते हैं। तो इन एक ही डायगोनल में एक ही एलिमेंट है तो उसका सम 0 होगा। अगला डायगोनल 0 और -2 है तो उसका सम -2 हो जाएगा। अगला डायगोनल है 0, -4 और 0 तो उसका सम -4 हो जाएगा। अगला डायगोनल है 6 और 0 तो उसका सम 6 हो जाएगा और अगला डायगोनल है 0 तो उसका सम हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर आएगा 0, 6, -4, -2, 0। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रॉब्लम है द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल st इक्वल टू साइन पाई बाई 3t प्लस कॉस पाई बाई 2t इज। तो सिग्नल गिवन है st, उसका पहला टर्म है साइन पाई बाई 3t और दूसरा टर्म है कॉस पाई बाई 2t। तो पहले टर्म का पीरियड हो जाएगा 6। इस तरीके से आप देख सकते हैं साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका पीरियड सिंपली अगर साइन थीटा होगा तो उसका पीरियड 2 पाई होता है। तो हम साइन पाई बाई 3 प्लस टी में 2 पाई ऐड करेंगे तो वो साइन पाई बाई 2 ही आएगा। अब हमने क्या किया, पाई बाई टी प्लस 2 पाई में पाई बाई 3 को कॉमन लिया, तो t प्लस 6 ब्रैकेट में बचेगा तो उसका पीरियड 6 हो जाएगा। उसी तरीके से cos पाई बाई 2 t का पीरियड आएगा 4। अब हम को पीरियड पूरे सिग्नल का निकालना है, तो दोनों के सम के लिए पीरियड हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। अगला प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ फ्री एयर करेक्शन assuming sea level as datum plane at an elevation of 150 meter is in milligal. So free air correction is defined as 0.3086 into h, and the unit of free air correction will be in milligal, and the unit of height h in meter. So in the question given as h is equals to 150 meter,
So free air correction will be 0.3086 into 150. That will be 46.29 milligal. So the answer will be 46.29 milligal for an elevation of 150 meter. A spherical cavity of radius 8 meter has its center 15 meter below the surface. If the cavity is full of the sediments of density 1.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and is in a rock density of 2.4 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, the maximum of its gravity anomaly is. So स्फीयर के केस में ग्रेविटी एनोमली का फॉर्मूला gz विल बी 4/3 पाई जी डेल रो इंटू आर क्यूब इंटू जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 और मैक्सिमम ग्रेविटी एनोमली के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो डेल जी मैक्स आ जाएगा। एक्सेस मास का फॉर्मूला m के टर्म में दिया हुआ है, यूनिट का ध्यान रखना है। एक्सेस मास का फॉर्मूला टन में होगा और मैक्सिमम ग्रेविटी का यूनिट मिलीगैल में होगा और x हाफ हमारा मीटर में होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल कैविटी का 8 मीटर, डेप्थ दिया हुआ है 15 मीटर, डेंसिटी ऑफ कैविटी सेडिमेंट्स दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ होस्ट रॉक दिया हुआ है 2.4 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कंट्रास्ट हो जाएगा दोनों का डिफरेंस यानी कि 0.9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में। तो हमारा मैक्सिमम ग्रेविटी एनोमली हो जाएगा 4/3 पाई जी इंटू डेल रो आर क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू को 3.14, जी की वैल्यू को 6.67 इंटू 10 to the power -11, डेल रो की वैल्यू को 0.9 इंटू 10 to the power 9, आर की वैल्यू को 8 और जेड की वैल्यू को 15 पुट करेंगे और सॉल्व करने पे हमारा मैक्सिमम ग्रेविटी एनोमली आएगा 0.05719 मिलीगैल।
अगला प्रॉब्लम है द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक of magnitude 7 is filling the blank times the energy released by an earthquake of magnitude 4. तो इस केस में एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे एनर्जी की यूनिट होगी जूल में। आगे है मैग्नीट्यूड 7 के लिए हमें एक इक्वेशन 1 मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड 4 के लिए हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम एनर्जी 7 मैग्नीट्यूड 7 के लिए एनर्जी की वैल्यू और मैग्नीट्यूड 4 के लिए एनर्जी की वैल्यू को कंपेयर करके ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 31,622 टाइम्स एनर्जी रिलीज होगा जब मैग्नीट्यूड 7 का अर्थक्वेक अकर करेगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीट्यूड 4 के अर्थक्वेक से। तो हमारा आंसर होगा 31,622। अगला प्रॉब्लम है इन रेजिस्टिविटी लॉगिंग यूजिंग अ नॉर्मल डिवाइस द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ए एंड एम इज 0.4 मीटर इफ 20 मिली एम्पियर करंट जनरेट्स 10 millivolt potential. The apparent resistivity of the layer between the electrode is. तो इसमें गिवन है डिस्टेंस 0.4 मीटर, करंट गिवन है 20 मिली एम्पियर और वोल्टेज गिवन है 10 मिली वोल्ट। अपरेंट रेजिस्टिविटी नॉर्मल डिवाइस के केस में हो जाएगा रो ए इक्वल्स टू 4 पाई इंटू डी इंटू वी बाई आई। तो डी की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.4 मीटर, डेल वी की वैल्यू पुट कर दी 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट और करंट आई की वैल्यू हमने पुट कर दी 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 2.512 ओम मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रॉब्लम है a cylindrical sandstone core sample of diameter 0.02 meter and length 0.04 meter is fully saturated with barium solution of resistivity 0.5 ohm meter. The resistance of the saturated sample measured in the laboratory is 500 ohm. Then the formation factor of the sample. यानी कि इस प्रॉब्लम में हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.02 मीटर, तो उससे रेडियस हो जाएगा 0.01 मीटर। लेंथ दिया हुआ है सिलेंडर का 0.04 मीटर। रेजिस्टिविटी सॉल्यूशन की दी हुई है 0.5 ओम मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है सैंपल का 500 ओम मीटर। तो हम यहाँ से सिंपली रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो उससे वहां से हमारा रेजिस्टिविटी आ जाएगा 3.925 ओम मीटर। तो हमारा फॉर्मेशन रेजिस्टिविटी फैक्टर आ जाएगा रो जीरो डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू से। तो रो जीरो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 3.925 मीटर और रो डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 0.5 मीटर। तो उससे एफ की वैल्यू आ जाएगी 7.85 मीटर। यही हमारा आंसर होगा।
अगला प्रॉब्लम है स्लम्बर्जर एरे विथ करंट इलेक्ट्रोड सेपरेशन 50 मीटर एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड सेपरेशन 5 मीटर is placed over an inhomogeneous medium. If the measured potential difference is 50 millivolt and the current and the computed apparent resistivity is 100 ohm meter, then the magnitude of current passing through the surface is in milliampere. तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रोड सेपरेशन 50 मीटर, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड सेपरेशन 5 मीटर, वोल्टेज दिया हुआ है 50 मिली वोल्ट, अपरेंट रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 100 ओम मीटर। हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्लम्बर्जर एरे के केस में अपरेंट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा मिली एम्पियर में 194.2875। जब हम पोटेंशियल की वैल्यू को मिली एम्पियर में पुट करेंगे तो करंट भी हमारा मिली एम्पियर में आएगा। अगला प्रॉब्लम है द हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैव रेजिस्टिविटी एंड थिकनेस 10 ohm meter and 5 meter, 50 ohm meter and 10 meter respectively. If the two layers are reduced to a single layer, then the coefficient of electrical anisotropy will be. So these are the parameter to find the coefficient of anisotropy. तो यहाँ पे longitudinal conductance, transverse resistance, transverse resistivity और longitudinal resistivity given किसी एक लेयर के लिए यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड होगा, और एन लेयर के लिए ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एनिसोट्रॉपी हो जाएगा रो टी बाई रो एल का स्क्वायर रूट। तो हम वापस से फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले लेयर की रेजिस्टिविटी दी हुई है 10 ओम मीटर, दूसरे की 50 ओम मीटर, पहले का थिकनेस 5 मीटर और दूसरे का 10 मीटर, तो टोटल थिकनेस हो जाएगा 15 मीटर। तो इन दोनों वैल्यूज से हम लॉन्गिट्यूडनल कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके बाद ट्रांसवर्स रेजिस्टिविटी और लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टिविटी। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एनिसोट्रॉपी आ जाएगा 1.3080 और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगला प्रॉब्लम है द 5 लेयर स्लम्बर्जर रेजिस्टिविटी साउंडिंग कर्व गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे हमें 5 लेयर के केस में टाइप्स को फाइंड करना है कि ये कौन से टाइप का कर्व है। तो हमें 3 लेयर के केस में पता है क्यू टाइप, एच टाइप, के टाइप और ए टाइप। ये चार टाइप के कर्व हमें मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं, हम इस कर्व को 3 के पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो पहला है रो 1, रो 2 एंड रो 3। यहाँ पे रो 1 उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रो 2 हो जा रहा है, फिर रो 2 के बाद रो 3, यानी कि ये एच टाइप का कर्व बन रहा है। तो पहला हमारा सारे में पहला एच दिया हुआ है,
उसके बाद हम अगले 3 वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ए टाइप का कर्व बनेगा, यानी कि एच और ए। तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी कि हमारा या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब हम लास्ट पोर्शन को देखेंगे, रो 3, रो 4 और रो 5। तो पहले यहाँ पे रजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे ये के टाइप का बन रहा है, यानी कि एच, ए और के। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रॉब्लम है, हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू of the real and imaginary components of impedance tensor in magnetotelluric method related over a homogeneous half space। तो यहाँ पे इम्पिडेंस टेंसर, इम्पिडेंस फेज और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट के बीच का रिलेशन होता है ये, जहाँ पे फाई जो हमारा होता है फेज, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाती है। और होमोजीनियस हाफ स्पेस के केस में हमारे फाई की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, तो हमारा tan फाई 1 हो जाएगा। जब tan फाई 1 हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे हमें इमेजिनरी कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट इक्वल मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी, इमेजिनरी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू रियल कंपोनेंट, करेक्ट होगा। अगला प्रॉब्लम है, द स्ट्राइक ऑफ अ 2D जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे गिवन है स्ट्राइक हमारा वाई डायरेक्शन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द फील्ड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अपरेंट रेजिस्टिविटी इन ई पोलराइजेशन मोड। तो हमें किस मोड में पूछ रहा है? ई पोलराइजेशन मोड फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल। तो हमारा जब स्ट्राइक का डायरेक्शन एक्स होता है और मोड हमारा ई पोलराइजेशन होता है, तो हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं, ई एक्स, एच जेड एंड एच वाई। उसी तरीके से जब स्ट्राइक का डायरेक्शन एक्स हो और बी पोलराइजेशन हो, तो हमें कंपोनेंट मिलेंगे एच एक्स, ई वाई और ई जेड। जब हमारा स्ट्राइक का डायरेक्शन वाई हो जाएगा और वो ई पोलराइजेशन मोड होगा, तो हमें कंपोनेंट मिलेंगे ई वाई, एच एक्स और एच जेड। और बी पोलराइजेशन मोड के केस में स्ट्राइक का डायरेक्शन वाई हो, तो हमें कंपोनेंट मिलेंगे एच वाई और ई एक्स और ई जेड। तो हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ई वाई और एच एक्स, यही दो मिलेंगे जब हमारा स्ट्राइक का डायरेक्शन वाई हो और पोलराइजेशन ई पोलराइजेशन मोड हो। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रॉब्लम है डिप एंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर सुटेबल टू डिलीनिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल एंड डिपिंग कंडक्टर्स। अगला प्रॉब्लम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर टाइम इनवेरिएंट फील्ड। तो टाइम इनवेरिएंट फील्ड के केस में क्या होता है, डो बाई डो टी किसी भी फंक्शन का जीरो हो जाएगा, यानी कि वो टर्म हमारा नहीं होगा। तो ये सारे मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये इंटीग्रल फॉर्म में है। तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यानी डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डो डी बाई डो टी करेक्ट होगा, क्योंकि इस टर्म में डो डी बाई डो टी नहीं है। अगला प्रॉब्लम है द सॉल्यूशन टू द लाप्लास इक्वेशन इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद स्फेरिकल सिमेट्री इज वेयर a and b are constant and r is the distance of the observation point from the source। तो इससे इससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें थोड़े बेसिक्स को देख लेते हैं। तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट हमारा हो जाता है डाइवर्जेंस डिफाइंड हो जाएगा, कर्ल डिफाइंड हो जाएगा और हमारे लाप्लासियन ऑपरेटर डिफाइंड हो जाएंगे। उसी तरीके से स्फेरिकल के केस में ये सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। और सिलेंड्रिकल के केस में देख लेते हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे।
डेल ऑपरेटर हमारा इस तरीके से डिफाइंड होगा, लाप्लासियन इस तरीके से डिफाइंड होगा, लाप्लास इक्वेशन हमारा इस तरीके से डिफाइंड होगा, लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरीके से डिफाइंड है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन हमारा ये हो जाता है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा लाप्लास इक्वेशन इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब बढ़ते हैं एलिमेंट्री थ्योरी, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसके पोटेंशियल का ग्रेडियंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और हमें ओम्स लॉ से पता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा J इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा इंटू ग्रेडियंट ऑफ V, और हमेशा डेल डॉट J इक्वल्स टू 0 होता है। उस केस में 3 और 4 को लेके हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन 5 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 5 में सिग्मा हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, तो हमारा केवल ये टर्म बचेगा। अब हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा अर्थ केवल रेडियली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा टर्मिनोलॉजी आर में ही होगा, थीटा और फाई के टर्म वैनिश हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा इक्वेशन 9 मिल जाएगा, और जब इक्वेशन 9 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 10 मिल जाएगा, और यही हमारा डिजायर रिजल्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।